एजुकेशन कंपनी बायजूस ने अपने 1000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये पहली बार नहीं है। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में भी बायजूस ने 2500 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला था। सिर्फ बायजूस ही नहीं, देश में काम कर रही कई कंपनियां नौकरियों में छटनी कर रही हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और कंज्यूमर इज किंग में आज हम बात करेंगे नौकरियों में हो रही छटनी की। बजट में युवाओं, महिलाओं और नौकरी के लिए हुई बड़ी घोषणाओं की अपने एक्सपर्ट पैनल के साथ हम डिकोड करेंगे बजट में हुए ऐलानों को और समझेंगे बड़ी कंपनियां आखिर क्यों कर रही हैं छटनियां। बेरोजगारी दर घटने का युवाओं पर क्या होगा असर, बजट में रोजगार को मिला कितना बूस्ट और क्या हुआ पिछले बजट की घोषणाओं का। इन तमाम मुद्दों पर हम फोकस करेंगे अपने एक्सपर्ट पैनल के साथ, लेकिन उससे पहले अपने सहयोगी अनुराग जोशी का रुख कर लेते हैं जो बता रहे हैं बायजूस में हुई छटनी के बारे में। देश की बड़ी एडटेक कंपनी बायजूस ने करीब 1000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। अभी बायजू का ये ले ऑफ का ताज़ा फैसला कंपनी में ग्रोथ की चिंताओं और स्लो डाउन के रिस्क के चलते लिया गया है। हम आपको बता दें कि अक्टूबर में बायजूस ने 2500 कर्मचारियों, जो कि कंपनी की 5% वर्कफोर्स थी, उन्हें नौकरी से निकाला था। और वो फैसला कंपनी ने अपने वित्तीय वर्ष 2021 के रिजल्ट्स को डिक्लेयर करने के बाद लिया था, जिसमें कंपनी ने करीब 4600 करोड़ रुपए का घाटा रिपोर्ट किया था। उस समय कंपनी ने यह बताया था कि वह मार्च 2023 तक प्रॉफिटेबल बनने का लक्ष्य तय किया है। चलिए, तो ये है बायजूस में छटनी की कहानी, लेकिन हमारे एक्सपर्ट पैनल के साथ अभी आपका तारुफ करा लेते हैं। हमारे साथ पैनल पर है नागेश बेलोर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रैंडस्टैंड इंडिया, आदित्य नारायण मिश्रा, सीईओ डायरेक्टर सील एचआर। आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ेंगे प्रोफेसर शक्ति कुमार, जो कि प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के जेएनयू में। चलिए, यहाँ पर चर्चा की मैं शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि छटनी का माहौल है और दूसरी तरफ हमने देखा कि बजट में ट्रेनिंग पर और स्किल लेबर पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया गया है। कुछ अहम ऐलान भी हुए हैं जो कि हम चाहते हैं कि स्क्रीन पर आपके सामने पेश किया जाए और दर्शकों को हम बताते हैं सबसे पहले कि कुल मिला के बजट में क्या क्या बड़ी घोषणाएं हुई हैं रोजगार को लेकर। तो 47 लाख युवाओं को सरकार यहाँ पर समर्थन देगी, और इतना ही नहीं, पैन इंडिया नेशनल यहाँ पर अप्रेंटिसशिप स्कीम की शुरुआत भी की जाएगी। सरकार 3 साल तक यहाँ पर युवाओं को भत्ता देगी, इसका ऐलान हुआ है बजट में। यूनिफाइड स्किल इंडिया डिजिटल प्रोग्राम को लागू किया जाएगा। अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया सेंटर्स भी खोले जाएंगे। इतना ही नहीं, पीएम कौशल विकास योजना 4.0 को लॉन्च किया जाएगा। एकलव्य स्कूलों में 38,000 टीचर्स और स्टाफ्स की भी भर्ती होगी। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएगी, और जहां पर स्टाफ की ज़रूरत होगी और रोजगार के मौके पैदा किए जाएंगे। 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस भी खुलेंगे, जहां पर टीचर और स्टाफ की ज़रूरत होगी। खेती से जुड़े जो स्टार्टअप होंगे और एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड का उनको फ़ायदा दिया जाएगा, जिसे स्थापित करने की घोषणा की गई है इस बजट में। मत्स्य संपदा की नई सब स्कीम में लगभग 6000 करोड़ का निवेश किया जाएगा, और यहाँ पर भी रोजगार बढ़ाने को तवज्जो दिया जाएगा। 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स खुलेंगे, और जिसके चलते रोजगार को भी यहाँ पर मौके दिए जाएंगे। चलिए, तो हम चर्चा की शुरुआत करते हैं, और हमारे साथ अब जुड़ गए हैं शक्ति कुमार साहब भी। प्रोफेसर जी, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। तो मैं दर्शकों को और पैनलिस्टों को जो घोषणाएं हुई थी बजट में उसके बारे में बता रही थी, और दूसरी तरफ हमने इस शो की शुरुआत की है बायजूस में जो छटनी हुई है उस खबर के साथ। तो देखिए, केवल एक बायजूस नहीं है प्रोफेसर साहब, यहाँ पर ऐसी बहुत सारी स्टार्टअप्स हैं और फिनटेक कंपनियां हैं, आईटी कंपनियां हैं और नामी कंपनियां हैं जो कि छटनी कर रही हैं, ले ऑफ कर रही हैं। एक तरफ हम इस दिक्कत से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ बजट में बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तवज्जो रोजगार को दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी कुल मिला के हम देखें तो हमें जो इमीडिएट फिक्स की ज़रूरत थी
वो हमारी प्रॉब्लम है बेरोजगारी की, जिसका मेंशन, जिसका जिक्र बजट में एक तरह से हम कहें तो ना के बराबर हुआ है। आपकी एनालिसिस यहाँ पर क्या है? मेरी एनालिसिस ये है कि बजट में रोजगार पर थोड़ा ध्यान दिया गया है। जैसे कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी हो चाहे लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी हो, लेकिन यहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर 20,000 करोड़ रुपए जो दिए गए हैं और मनरेगा पर दिए गए हैं 60,000 करोड़, तो ये सब जो इन्वेस्टमेंट होगा वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं रोजगार पैदा करेगा और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, क्योंकि टैक्स में कुछ रिबेट भी बढ़ा है। तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट बढ़ने से रोजगार बढ़ेगा और साथ ही स्किल इंडिया पर जोर दिया गया है। तो मिला जुला करके यह है कि इकोनॉमी में रोजगार बढ़ेगा, लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा जितना भारत देश में इसकी रिक्वायरमेंट है। लेबर टू पॉपुलेशन रेशियो जो 1991 में 55% था, 2014 में 48% था, अभी 2020 में 41% हो गया, अर्थात ये घट रहा है। तो आवश्यकता है इसको बढ़ाने के लिए खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने की और कंजम्पशन को बढ़ाने की जरूरत है। और अगर इन सारी बातों का अगर मीट आउट कर जाए तो भारत देश संभावना है जो डिविडेंड कैपिटल है पॉपुलेशन का, उसका सही उपयोग करने में हम लोग सफल हो पाएंगे। जी, यहाँ पे अगर हम पूरे बजट को देखें तो कई रिपोर्ट्स तो ये कहती हैं कि पूरे बजट में जो रोजगार शब्द है वो केवल 4 बार आया है, और इससे ही सरकार की जो मंशा है वो समझ में आती है कि कितनी गंभीरता से बेरोजगारी के मुद्दे को यहाँ पर हैंडल किया जा रहा है। प्रोफेसर साहब ने कहा कि इम्पोर्टेंस दी गई है लेकिन वो कम है, और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी दर नीचे तो आ रही है लेकिन बहुत धीमी पेस में आ रही है। क्या हमें इस धीमी पेस से खुश होना चाहिए या हमें इमीडिएट फिक्स की तलाश है? क्योंकि एक तो बेरोजगारी के एक स्ट्रेटजी है, तो गवर्नमेंट ने ये सब अनाउंस तो कर दिया है, लेकिन अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, ग्राउंड लेवल में कैसे रहेगा, वो देखना पड़ेगा। और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जो इनकम टैक्स की प्रोविजंस हैं, टैक्सेशन में थोड़ा सा कुछ लोगों को ये दिया गया है, स्कोप दिया गया है, ताकि उनका टैक्स जो भरना पड़ता है वो थोड़ा कम हो जाए और वो लोगों के पास ज्यादा पैसा रहे, वो पैसा को वो लोग कंजम्पशन के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि कंज्यूमर गुड्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी, ये सब, और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, ये जो सब सेक्टर्स है ये सब पर वो खर्चा कर सकते हैं। वो सेक्टर्स में खर्चा होंगे तो उनका डिमांड बढ़ेगा, वो सेक्टर का प्रोडक्ट और सर्विस का डिमांड बढ़ेगा और वो सेक्टर में रिक्रूटमेंट भी ज्यादा होंगे। ये सब गवर्नमेंट ने ये स्कीम्स कर दिया है, लेकिन मैं बार बार ये बोलना चाहता हूँ कि इसको इम्प्लीमेंटेशन का सबसे इम्पोर्टेंस हम लोगों को देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जो टैक्सेशन में गवर्नमेंट ने जो जितना, चलिए आपकी बात समझ में आ गई, आपकी बात समझ में आ गई आदित्य जी। नागेश जी ये बताएं, अभी जिन ऐलानों का जिक्र अभी हमने किया, जो बजट में भी अनाउंस किए गए हैं, वास्तविक धरातल पर अगर मैं इमीडिएट इम्पैक्ट समझना चाहूँ, इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन समझना चाहूँ, तो वो किन सेक्टर्स में होता हुआ हम देखेंगे? मेरा ये मानना है कि जो कैपेक्स जो इन्वेस्टमेंट है, रेलवे का जो कैपेक्स इन्वेस्टमेंट्स है, अगर जैसे आदित्य जी बोल रहे थे कि वो इमीडिएटली लागू होती है, इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा निकलता है, तो उससे काफी जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की संभावना। जो इंडिया जो स्टार्टअप में जो माहिर है, जो हम जो विश्व भर में माने जाते हैं कि हम स्टार्टअप्स की दुनिया में हमने काफी कुछ क्रिएशन हुआ है। जो एग्रीकल्चरल एक्सीलरेटर फंड है, उसमें जब युवाओं को उत्साह देने के लिए जो एक्सीलरेटर फंड क्रिएट किया है, उससे काफी इंटरेस्ट आ सकता है। जो स्टाइपेंड का जो अनाउंसमेंट है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, वो भी काफी इंटरेस्टिंग सा अनाउंसमेंट है। अभी हमने पिछली बार देखा है कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है वो काफी सक्सेसफुल हुआ है हमारे देश में। सो इससे लोगों को काफी प्रेरणा मिलेगी कि आए पैसा बनाए। जो प्रधानमंत्री का जो कौशल विकास योजना है 4.0,
वो जो स्किल बेस्ड योजना है उससे जो नई न्यू टूल्स, न्यू टेक्नोलॉजीज जो ऊपर के आएगा, उससे हमारे टियर 2, टियर 3 सिटीज में काफी कुछ इंटरेस्ट आ सकता है। उसमें जो एंटरप्रेन्योर की जो भावना है हमारे देश में, वो उभर के आएगी। तो मेरे हिसाब से ये जो बजट है काफी ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। जो की सेक्टर्स जो टच करना हमारे गवर्नमेंट को, उन्होंने सबको छुआ है। टीचर्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इनफैक्ट जो हमारे गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारी है, उनके लिए भी ऑनलाइन ट्रेनिंग का जो हाईकोर्ट कर्मयोगी जो टूल की घोषणा है, वो भी काफी इंटरेस्टिंग सा अनाउंसमेंट है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सब काफी कुछ अच्छा पॉजिटिव सेंटिमेंट जो देश में लेके आएगी। उससे द एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट विल आल्सो बी अ लॉट मोर इंथ्यूज्ड कि हम ज्यादा पैसा लगाएं, हमारे देश के युवाओं को जॉब्स क्रिएशन का मौका मिलेगा। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की गई है, लेकिन शक्ति कुमार जी, प्रोफेसर साहब, जो छटनी का माहौल है जरा वो कहाँ पर अभी तक ये काले बादल अभी तक हमें मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो डेटा है बता देते हैं कहाँ कितनी छटनियाँ हुई हैं, आप भी सुनिएगा। बायजूस में लगभग 3,500 कर्मचारी, ब्लिंकिट की बात करें तो 1,600, अनअकैडमी 1150, वेदांतु की बात करें तो 1109। ये ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर भी आएंगे। उड़ान में हमने देखा कि लगभग 1,000 कर्मचारियों की छटनी, गो मैकेनिक में लगभग 770। इतना ही नहीं, जो बड़े नंबर्स हैं वो भी स्क्रीन पर पेश करते हैं। ट्विटर में 9,000 से ज्यादा, अमेजॉन में लगभग 10,000 से ज्यादा, माइक्रोसॉफ्ट में 11,000 से ज्यादा, मेटा में 11,000 से ज्यादा छटनी की गई है। अब बेरोजगारी दर फरवरी में 8.11 है, अगस्त में हमने देखा 8.28 थी, दिसंबर में 8.3 थी। लेकिन सवाल मेरा शक्ति कुमार जी आपसे यहाँ पर ये है कि छटनी के जो मैंने आंकड़े बताए हैं ये तो रिपोर्टेड हैं, है ना? ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं जो रिपोर्ट नहीं है, जिनके बारे में हमको पता भी नहीं है। इसका कोई जिक्र नहीं हुआ बजट में। क्या ये एक पॉइंट है जिसको टच करना चाहिए था? क्या ये कंसर्न दिखाना चाहिए था? क्या इसके लिए कोई घोषणा करनी चाहिए थी जो छूट गई है? मेरा ये मानना है कि हाँ, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको बजट में टच करना चाहिए। 1947 या 1950 से लेकर के अभी तक के जो भारत देश के आंकड़े हैं उसमें ये कह रहे हैं कि भारत जैसे जैसे गवर्नमेंट सेंट्रिक प्लान से प्राइवेट सेंट्रिक प्लान की ओर मूव कर रहा है, वैसे वैसे देश में बेरोजगारी बढ़ी है। और इसी का परिणाम स्वरूप है कि कई तरह से डाउन साइजिंग हो रहे हैं, छटनी हो रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में। इसलिए गवर्नमेंट को सामने आना चाहिए कि रोजगार को कैसे बढ़ाए, और खासकर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी जोर देना चाहिए। एग्रीकल्चरल सेक्टर का डाइवर्सिफिकेशन पर भी बजट पर काफी जोर देना चाहिए था। वो सब पॉइंट टच नहीं किए गए हैं। फिलहाल जो इनडायरेक्ट वे में जो गवर्नमेंट का जो शेयर है आज तक कभी भी 12-13% से अधिक नहीं हुआ। अल्टीमेट जो फैसिलिटेटर का काम जो है गवर्नमेंट का, वो बजट ने किया है। और उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो फैसिलिटेटर का जो काम गवर्नमेंट ने कर रहा है, जैसे टैक्स के रिबेट में दे करके एग्रीकल्चरल सेक्टर में, कुछ सर्विसेज सेक्टर में, तो इससे फैसिलिटेशन बढ़ेगा और रोजगार बढ़ेगा। और आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ हद तक इम्प्रूव करेगा। लेकिन जितना रिक्वायरमेंट है जो हमारे देश का जो युवा पीढ़ी को उपयोग में लाने के लिए, सर्विस में लाने के लिए, उन्हें रोजगार देने के लिए, उस लेवल को अब भारत देश अभी प्राप्त करने में सक्षम नहीं हुआ है। क्योंकि मनी का जो इन्फ्लेशन, जो रियल ग्रोथ है इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था का, वो लगभग 0 या निगेटिव है अभी तक, या 1%, 2% इस तरह से रियल ग्रोथ रेट है। इसलिए बजट में यह भी चाहिए कि हम इन्फ्लेशन को कैसे करें कंट्रोल, रोजगार और ग्रोथ रेट को अधिक कैसे करें, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और ध्यान देने के लिए आवश्यकता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की आवश्यकता है, जो भारत में आज भी लगभग 12-13% ही कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बाकी सब भारत देश में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसलिए बजट में जो 20,000 करोड़ रुपए दिए गए कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो पर्याप्त नहीं है।
पर्याप्त नहीं होने के कारण भारत देश में इस तरह के डाउन साइजिंग होंगे, क्योंकि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल करके ही रोजगार की वृद्धि दे सकते हैं, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, चाहे सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने की हो। आज भी भारत देश सेमीकंडक्टर चिप्स की ओर आगे नहीं बढ़ा है, जिससे सेवा क्षेत्र में उतना इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, और लोकल इंडस्ट्री की पर कोई चर्चा नहीं की गई, इसलिए तो रोजगार बढ़ेगा ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता, लोकल इंडस्ट्री पर जोर नहीं दिया गया। ये सब कुछ निगेटिव पॉइंट है। फिलहाल जो गवर्नमेंट जितना कर सकती है, जो भारत देश का पूरे देश में जितने गवर्नमेंट सेक्टर उनका लिमिटेशन होता है, पूरे वर्ल्ड के जितने कंट्री है उनका भी लिमिटेशन है, तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह प्राइवेट सेक्टर की भी है, गवर्नमेंट सेक्टर की भी है, हाउस होल्ड सेक्टर की भी है। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं। गवर्नमेंट की अपनी लिमिटेशन है, वो कभी भी 10-12% ज्यादा शेयर नहीं रखती एक्सपेंडिचर में, और जो गवर्नमेंट फैसिलिटेटर का काम करती है वो फैसिलिटेशन का काम कर रही है, और मैं उम्मीद करता हूं कि बजट में कुछ जो किया है उसका प्रभाव आने वाले समय में आएगा, और लेकिन उतना नहीं आएगा जितना नहीं, आपने चाहिए। बिल्कुल सही कहा, जो ऐलान किए हैं उनका आने वाले समय में हम असर तो देखेंगे। सरकार फैसिलिटेटर का तो अपनी जो भूमिका है वो निभा रही है, लेकिन आदित्य जी वो भूमिका भी तो काफी नहीं है ना। जब तक हम फायदा उठाए सरकार के फैसिलिटेशन का, तब तक हमारा परिवार कैसे चलेगा? दिक्कत तो, किल्लत तो पैसों की आज है ना, बेरोजगारी से तो आज हम जूझ रहे हैं ना। हाँ जी, नहीं वो तो आपने जो बताया वो तो सही है। जो बेरोजगार है या जिसका जॉब अभी चली गई है, जिसका ले ऑफ हो गया है, उसका फैमिली में तो बहुत सारा मुश्किलें अभी हैं, और उसको तो डील करने के लिए सरकार ने कुछ ऐसे कुछ कदम नहीं उठाया है। हमारा देश में ऐसे कुछ सिस्टम नहीं है, जैसे कि मान लीजिए जो डेवलप्ड इकोनॉमी में है, अमेरिका में है, यूरोपियन देशों में है, कि आपकी जॉब चली जाती है तो आपको कुछ भत्ता मिलता है मंथली। ऐसा कुछ हमारा सिस्टम नहीं है। ऐसा सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होता तो वो एक अलग बात होती, लेकिन भारत के पास अभी उतना अर्थव्यवस्था में उतनी शक्ति नहीं है कि ऐसे कुछ भत्ता दे सके। तो आपने जो बताया वो तो सही बात है। अभी इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, वो मुश्किल से कैसे वो उभर कर आता है और दूसरा नौकरी ढूंढ लेता है, या कुछ एंटरप्रेन्योरशिप की दिशा में वो आगे जाता है। वही दो रास्ता रहता है उसके पास, एक अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ढूंढना या अपना कुछ संस्था खोल के बैठना। तो सबके पास वो ये नहीं रहता है, रिसोर्सेस नहीं रहता है, और उतना भी क्षमता नहीं रहता है कि वो अपना कुछ संस्था बना ले। तो वो प्रॉब्लम तो है ही। लेकिन वो जो हमारा जनसंख्या को आप देखें तो वो कंपैरिजन में वो बहुत ही कम परसेंटेज है। मैं ये अभी जो हमारा अर्थव्यवस्था है उसको मद्देनजर रखते हुए मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर पाऊंगा गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट अभी इन लोगों को जिनका ले ऑफ हो जा रहा है या जिनको नौकरियां नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट उसके लिए कुछ अभी इमीडिएटली कुछ कर पाए। लेकिन गवर्नमेंट फैसिलिटेट कुछ कर सकती है। जैसे इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट ने कुछ बताया है कि स्किल इंडिया के इंटरनेशनल सेंटर्स आएंगे, तो हमारे जो युवा पीढ़ियां हैं, हर साल 10 मिलियन लोग, ये फ्रेशर्स जो एम्प्लॉयमेंट मार्केट में आते हैं, 10 मिलियन जॉब हम क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए उसको एक रास्ता ये है कि इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट ओवरसीज मार्केट में, जैसे कि जापान हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गए, वहां पर कुछ स्किल्स का शॉर्टेज है। वो स्किल में हमारा युवाओं को इंफॉर्मेशन दे सके और उनको ट्रेनिंग कर सके और उनके लिए एक निरापद और सिक्योर्ड सिस्टम क्रिएट कर सके, ताकि वो लोग इंडिया से बाहर जाकर नौकरी कर सके और उनका एक इनकम बढ़ सके। ये एक रास्ता है जो गवर्नमेंट ने कुछ अलग सोचा है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो मेरे ख्याल में ये वन स्टेप फॉरवर्ड है। वन स्टेप फॉरवर्ड में अब इसका फायदा कैसे उठाया जाए? नागेश जी, अब जो ऐलान किए गए हैं
ठीक है, उनको ज़मीन में आते आते इम्प्लीमेंट इसका होते होते थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन जिस तरह के ऐलान हुए हैं, भले हम अलग अलग सेक्टर वाइज भी चाहे तो इस चर्चा को लेकर जा सकते हैं, हालांकि समय मेरे पास उतना नहीं रहेगा, लेकिन समझना चाहती हूँ आपसे, ये सवाल आपसे ये है कि किस तरह से इनका फ़ायदा हम उठा सकते हैं। हमारे पास वो क्या क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए कि जो भी ऐलान हुए हैं हम इनका बेस्ट से बेस्ट उपयोग कर सके और इनका हिस्सा बन सके, और इससे हमारा भी भला हो और साथ ही सरकार की जो मंशा है वो भी पूरी हो। जी, पहली बात तो ये है कि हम ये सोच नहीं सकते कि पूरा जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट ही करेगा। गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगा, पर उसका जो यूटिलाइजेशन है, अपॉर्चुनिटी का जो सीजिंग द अपॉर्चुनिटी बोलते हैं, वो काम नागरिकों का है। गवर्नमेंट ने स्किलिंग एकेडमी खोल रहे हैं, वो स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए भी उनको अपस्किल कर रहे हैं। तो ये हमारा काम होता है, ये हम नागरिकों का काम होता है, सिटीजन्स, यूथ ऑफ द कंट्री का काम ये होता है कि हाउ डू यू मेक यूज ऑफ इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। एकदम खुला माइंड रखना चाहिए, ओपन माइंड रखना चाहिए कि क्या कर सकते हैं हम, हाउ डू यू मेक यूज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज विच इज देयर इन द सेक्टर। मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट ने जो खर्चा की बात की है इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसमें द नंबर ऑफ स्टार्टअप्स विच कैन बी क्रिएटेड, जो एंटरप्रेन्योरशिप, जो स्टार्टअप का जो माहौल है उसको हम लीवरेज करें। एम्प्लॉयमेंट जो है वो लाइफ लॉन्ग तो होती नहीं है। जो काम जो लेऑफ जो हो रहे हैं, दिस अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द एंटायर वर्किंग पॉपुलेशन। हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो काम जा रहे हैं उससे ज्यादा काम खुल रहे हैं। इंडिया जो है इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द एंटायर ग्लोब। पूरी दुनिया इंडिया में देख रही है कि हम कैसे ग्रो कर रहे हैं। तो ग्रोथ तो अपने आप तो होगी नहीं। तो एम्प्लॉयज, यूथ, द सिटीजन ऑफ द कंट्री आर एक्चुअली वेकिंग अप टू पॉसिबिलिटीज। जो जेब में जो ज्यादा पैसा मिल रहे हैं, टैक्स ब्रेक जो मिल रहे हैं, उसमें वो इट विल क्रिएट कंजम्पशन विल क्रिएट अपॉर्चुनिटीज। So my takeaway from this budget is, government ने जो facilitate किया है, I think there is enough and more opportunities for us to leverage, जो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। जितनी जल्दी उपयोग करेंगे हम, देश उतनी जल्दी उन्नति करेगा और हम भी वैसे ही उन्नति करेंगे। एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कविता, आप परमिशन दें तो। ये बजट में एक प्रोविजन आ सकता था, या गवर्नमेंट एक प्रोविजन ऐड कर सकती है अभी भी, कि जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको कैसे प्रोत्साहन दिया जाए कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाए। जैसे ये नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम है, ऐसे कुछ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी कुछ स्कीम लाए ताकि हमारा युवा पीढ़ी को एंटरप्रेन्योरशिप पे ट्रेनिंग किया जा सके और वो लोग भी छोटा छोटा कुछ बिजनेसेस सेटअप कर सकते हैं। एमएसएमई को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्रेडिट गारंटी स्कीम लाया है, लेकिन उनको एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहन देने के लिए एक शायद इंडियन कॉर्पोरेट्स एक बड़ा सा मीडियम बन सकते हैं। तो ये कुछ स्कीम गवर्नमेंट ला पाए तो ये बहुत ही अच्छा होगा। चलिए, जो भी आप सभी ने, तीनों ने मिलकर विश्लेषण किया है, उससे यही समझ में आता है कि बजट में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी ऐलान हुए, उसके मुताबिक थोड़ा है, लेकिन थोड़े की और ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।